हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हम चल रहे हैं 2019 के हम क्वेश्चंस पेपर हम कर रहे हैं सॉल्व। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस पे क्वेश्चंस और साथ ही साथ पैरेलली इंटीग्रल्स भी हमारा इसी टॉपिक में इसी सेशन में पैरेलली हम इंटीग्रल्स भी चला रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप चाह के भी, अगर आप अंदर से कुछ सीखना नहीं चाहते तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता, चाहे बेटर से बेटर कोच हो, बेटर से बेटर टीचर हो। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने कोई चीज ठानी हुई है किसी चीज को करने की कि आपको यस मुझे ये चीज करना है, मुझे गोल अचीव करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। रोकने का मतलब यहाँ पे आपके पास अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं या कुछ भी आपके पास आता है, तो आप खुद ब खुद, अगर आप डिटरमाइंड हो कि चीजों को लेके आपने ठानी हुई है चीजें, तो आप खुद ब खुद उसमें से रास्ता निकालोगे उससे बाहर आने का, है ना। बट जो चाहता ही नहीं है वो उस रुकावट को अपना एक बहाने के रूप में ले लेगा। और जैसे होता है ना कि गेस्ट आ गए तो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जिसको पढ़ना है, जिसको जो चीज करनी है, वो क्या करेगा, वो अपना अलग रूम में जाएगा, है ना, अलग जगह जाएगा और वहां अपना पढ़ाई थोड़ी देर गेस्ट के साथ बैठेगा, उसके बाद अपना अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल पे फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। प्रोबेबिलिटी से जो चैप्टर नंबर 13 आपका है, उससे रिलेटेड चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपके पास डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटो। A and B are two event given by A, son on one end and B, fathers in the middle. Find P probability of B by A। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो जरा इसको ट्राई करो एक बार खुद से करने का। चलिए पहले एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं। भाई तीन लोग हैं तो अरेंजमेंट बनाने, है ना, तीन लोग हैं, अरेंजमेंट बनाने क्या बनेगा, मदर फादर, पहले बना देंगे मदर फादर सन, ठीक है। 2n पता है ना कि सैंपल स्पेस हम बनाते हैं 6 एलिमेंट। फिर MSF मदर सन फादर हो सकता है, या फादर सन मदर हो सकता है, या फादर मदर सन हो सकता है, फिर सन मदर फादर हो सकता है, और इसको SFM, ठीक है। ये इतने सैंपल स्पेस इसमें बन सकते हैं, एस है ना, ये सैंपल स्पेस हमारे बन गए। तो आपको ये भी पता है n इक्वल्स टू कितने, 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n कर दे तो 6 एलिमेंट्स हमारे बन जाते हैं ना। तो 6 एलिमेंट्स ही यहाँ पे बने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपने उसमें चेक हम कर सकते हैं। क्लियर नाउ, तो नंबर ऑफ, अब ए क्या बोलता है, ए बोलता है कि गिवन बाय ए सन ऑन वन एंड, किसी एक एंड में सन होना चाहिए। तो एक ये हो गया सन इस एंड में है, फिर एक इसमें हो गया सन एक इस एंड में है, एक इसमें सन एक एंड में है, और एक इसमें सन एक एंड में, किसी भी एक कोने में होना चाहिए, है ना। तो कौन कौन से, MFS, ठीक है, फिर है MSF और FMS, फिर SMF और फिर SFM। अब बोल रहे हैं कि दूसरा बी का क्या केस है, बी का जो केस है वो है आपके पास कि फादर आपका मिडल में चाहिए, है ना, फादर इन द मिडल। तो फादर इन द मिडल किस किस में है भाई, फादर इन द मिडल एक ये हो गया और एक ये हो गया, केवल दो ही केस यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहां पे फादर मिडल में है। अब आपको बी बाय ए के लिए आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी भी होना चाहिए होता है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें क्या है, MFS और SFM, हाँ यही दो ही कॉमन है ना, क्योंकि दोनों में ही है, तो ये आपका इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन बी निकाल, अब P बाय ए का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, अच्छा बी इंटरसेक्शन ए लिखूं चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, तो मैं लिख ही देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखूं चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो कितने एलिमेंट आपको यहाँ 2, टोटल कितने थे बच्चों, टोटल थे 6। ए की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, टोटल कितने 6। तो इसको जब हम कट करेंगे 6 से 6 कट हो जाएगा, 2 से ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। एंड 1/2 आपका आ गया p/a, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर इसमें मिल जाते हैं। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। चलिए नोट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विच एज्यूम्स, जिसने क्या एज्यूम किया है, वेरिएबल x1 x2 x3 x4 सच दैट, ये x1 x2 इसको ना थोड़ा ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, x1, इसको लिख लेते हैं x1 x2 x3 और x4 इसको लिख लेते हैं, सच दैट 2p x इक्वल्स टू x1 और 2p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x1, ठीक है, ये स्मॉल x है सारे, ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x2 एंड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 एंड 5 टाइम्स ऑफ x4, ठीक है। तो ये हमको गिवन है, सॉरी इसका आपको क्या निकालना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपको फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये पूरा लिखा नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ लग रहा है ना, बट ये क्वेश्चन है बहुत इजी। अभी देखो कैसे इजी है, अभी देखते रहना, बहुत इजी अपने आप पे क्वेश्चन इजी है ये। क्या क्या पहले इसमें 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equals to 3 times probability of x2 equals to probability of x3 equals to 5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको ना आप क्या करो, यहाँ पे k के बराबर लेट कर दो, k के इक्वल पुट कर लो, इट मीन्स कि ये वाला भी k के बराबर है, ये वाला भी k के बराबर है, ये वाला भी k के बराबर, सारे k के इक्वल है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखो पहले इसको पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k/2, ठीक है, 3p x बराबर x2, ये k के बराबर है, तो यहां से p टू k/3 हो जाएगी, है ना। फिर यहां तो सिंपल है, इसको कंपेयर करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x की पावर 4 इक्वल्स टू k,
एंड बच्चों ये हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है ना। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो दैट, देखेंगे वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 होता है ना। तो यानी कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम, ये सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखें समीशन ऑफ पी आई मतलब सम, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर होता है तो हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो इसी को यहां जगह नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं बता देता हूं कि k/2 प्लस k/3 प्लस k+k/5 है इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको। इन सब का एलसीएम आएगा 5 3 2 का एलसीएम आएगा 15 तो नहीं, इसका एलसीएम होगा 30 एलसीएम होगा, ठीक है, 30 2 इंटू 15 तो ऊपर 15 के, फिर 3 10 30 10 के, फिर ये तो ऑलरेडी 30 आ जाएगा, और ये 5 6 30 तो 6 के आ जाएगा, ये 30 उधर चले जाएगा, तो 15 10 25 25 6 31 और 31 और 30 61 के इक्वल्स टू 30। तो के बराबर यहां से आ जाएगा मेरा, बट हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें तो निकालना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ना, के नहीं निकालना। तो बस अब क्या, टेबल बना दो एंड क्वेश्चन खत्म, ठीक है, क्वेश्चन खत्म टेबल बना के। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू x और यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, x इक्वल्स टू x। इधर क्या तुम्हारे पास x1 x2 x3, अच्छा x4 भी तो था एक, तो कर दो आगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या था, जाइए देखते हैं। x1 था k/2, ठीक है, तो k/2 था, तो k/2 था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 था, प्रोबेबिलिटी x1 k/2 था, तो k/2 यानी कि k, मेरा k क्या है, k की वैल्यू है 30/61, k की वैल्यू है 30/61, ठीक है, तो 1/, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू के लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 1/2 इंटू के की जगह डाल दो 30/61, ये आ गया यहाँ पे 15/61, ठीक है, बस। फिर x2 क्या था मेरा, हाँ x2 था k/3, तो k/3 यानी कि 1/3 इंटू के, टेन बाई 61, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x3 इक्वल्स टू के था, तो यहाँ पे x3 के बराबर है, कि आप लिख दो 30/61। फिर x4 है, x4 था मेरा k/5, तो x4 k/5 मतलब 1/5 इंटू के, तो 1/5 के की जगह मैं डाल दूंगा 30/61, तो ये आ गया 6/61। तो बस बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल एंड वी गॉट योर आंसर। बट अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। कैसे, आप इन सब का जब सम करोगे ना बच्चों, वो 1 आना चाहिए ना, चेक कर लेते हैं, अगर 1 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमारा आंसर गलत है। और 61 तो सबके नीचे है ही ना, तो 15 और 10 25 25 और 6 31 31 और 30 61, तो 16/16 यानी कि 1 आ रहा है, तो यस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको।
चलिए कॉपी करें, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैक टू इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स वापस आते हैं। फाइन इंटीग्रल्स अगर आपके पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 3 dx, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या आपकी अप्रोच रहेगी? चलो जरा फटाफट आपको समझा रहा कैसे का क्वेश्चन, चलो कर डालो उसको। अभी जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी उस अंदर के फंक्शन को। ठीक है, पूरा आप इसमें जो क्यूब, जो आपका बाहर वाला क्यूब है उसको आप नहीं लेंगे, अंदर का जो फंक्शन है उसको आप लेंगे। तो लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा 0, 3 3 9 x स्क्वायर, 3 3 9 x स्क्वायर dt बाय dx। और अब यहां मैं देख पाऊंगा 9t x स्क्वायर, तो अब यहां पे x स्क्वायर dx इधर आ जाएगा। बट जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में 9 कहीं नहीं है ना, x 9 कहीं भी मेरा काम नहीं आ रहा है, तो x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt अपॉन 9। तो अब आप बोलेंगे सर आपको तो, हमें तो x स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, क्यूब ही क्वेश्चन में, ही क्यूब नहीं है क्वेश्चन में, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब बस क्वेश्चन आसान। नाउ एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2 प्लस 3 का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर dx को आप बोल चुके हैं dt अपॉन 9, तो इस 9 कांस्टेंट है, इसको 1 अपॉन 9 बाहर रख देते हैं dt, और 2 प्लस 3x को मैं t मान चुका हूं, तो इसको t का क्यूब कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह साफ है, कुछ भी इसमें बचा नहीं, t की पावर -3 dt, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 अपॉन 9, इसको खोल देते हैं, t की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 और प्लस c। तो जब हमने इसको ओपन किया तो 1 अपॉन 9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, और इसको करेंगे तो 1 अपॉन 18 माइनस का, और t की पावर -2 है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। तो -1 अपॉन 18 टी स्क्वायर प्लस सी मैंने कर दिया। तो अब क्या करते हैं, इसको फाइनल्स की वैल्यू रख देते हैं, तो रहेगा माइनस का क्योंकि अब तो सब ऊपर ही है, तो माइनस का 1 अपॉन 18 टी की जगह रखूंगा 2 प्लस 3x का क्यूब, ये रखेंगे ना बस, और इसका स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, बढ़िया सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, क्वेश्चन है अगेन इसका इंटीग्रल आपको निकालना है, 1 अपॉन एक्स
इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे? यह क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ये छोड़िए, ये क्वेश्चन होमवर्क का पर वाला log x वाला बहुत सिंपल है, आप करो e की पावर 2x प्लस 3 dx। चलिए इसको करें। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें, ठीक है, हमें पता है कि e की पावर x dx का आंसर होता है e की पावर x प्लस c, है ना। बट यहां पर e की पावर सिंपल x नहीं है, लीनियर है, 2x प्लस 3 है, तो साथ में इसका डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, है ना, अगर डायरेक्ट मेथड। तो देयरफॉर e की पावर 2x प्लस 3 dx को जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा बट डिवाइडेड बाय जो ये होता है इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, उससे आप डिवाइड कर दो, प्लस ये आपको पहले भी बता रखा है मैंने, एंड यू विल गेट योर आंसर। बट व्हेन जब ये क्या है, जब आपको बोल दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आपको बोला क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो बहुत इजी है, आपको पता है हम फंक्शन को ही टी लेट करते हैं, तो आप 2x प्लस 3 को टी लेट कर दोगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 आ जाएगा, ये dt बाय dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2, क्योंकि 2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो dx बराबर dt बाय 2 हो जाएगा। अब चीजें और आसान हो गई मान ली, है ना। तो नाउ e की पावर 2x प्लस 3 dx, तो e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 3 को हमने t माना है, dx हो जाएगा dt बाय 2, इट मीन्स 1 बाय 2 e की पावर t dt, तो ये हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 बाय 2 e की पावर t इज e की पावर t प्लस c, आंसर आ गया। तो 1 अपॉन 2 e की पावर t हमने लिया था 2x प्लस 3 प्लस c इज अवर आंसर, तो वही आंसर आप देखो, वही आंसर में मिला, सेम आंसर, ठीक है। यहाँ पे 2 बस इसके नीचे रखा है, यहाँ अलग लिखा है, बात एक ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आंसर हमारे दोनों तरीके से आप देखोगे आंसर सेम है, ओके। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू शुड यूज डायरेक्ट अप्रोच, मेथड नंबर 1, है ना, सिंपल, वही आप उसको यूज करो। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तब हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें तब यूज करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा कि यस इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, देखो इससे कुछ नहीं है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, कब और कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। कल इसी पे एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, कल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें और वेज, नंबर ऑफ वेरियस वेज हमको मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।